हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। द ब्रांडिंग शो एपिसोड नंबर 14 में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लेकर के आए हैं एक बहुत ही बड़ी ब्रांड जो बहुत ही कम समय में एक बहुत ही बड़ी ब्रांड बन चुकी है, बोट कंपनी। उसकी केस स्टडी आज हम करेंगे। आखिर कैसे बोट कंपनी ने हर साल 2016 से लेकर के अब तक हर साल 61% की ग्रोथ की है। आखिर कैसे 36% मार्केट शेयर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का बोट ने कैप्चर कर लिया है। आज हम बोट के बारे में यही सब बातें जानने वाले हैं। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। I would like to compliment Manish for the excellent service he is continuously providing. I have always been pleased with the service I receive from Manish's team as well. I have been working with the Satkar almost 10 year plus, and he is doing fantastic job for us. My website is on first page after the period he promised, and it is maintaining my position since long time. I am one of the most happy and contented customer of him. त्यांनी आमची वेबसाईट खूप सुंदर डिझाईन केली आणि मला सर्व्हिसही खूप चांगली दिलेली आहे. सो गुड इवनिंग वंस अगेन, और आप सभी लोगों का द ब्रांडिंग शो एपिसोड नंबर 14 में आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज हम लेकर के आए हैं बोट कंपनी की केस स्टडी, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे एक कंपनी ने 1500 करोड़ का टर्नओवर किया है। 2016 में जो कंपनी स्टार्ट हुई है और 2016 से लेकर के अब तक हर साल वो कंपनी 61% की ग्रोथ कर रही है। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि 36% मार्केट उन्होंने जो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है उसका शेयर उन्होंने कैप्चर कर लिया बोट कंपनी ने। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। 2016 में मिस्टर अनूप गुप्ता एंड समीर मेहता ने मिल करके ये कंपनी की एस्टैब्लिश किया था। लेकिन इससे पहले इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। अनूप गुप्ता जो आप सभी लोग जानते होंगे, जो शार्क टैंक में आते हैं, और अमन गुप्ता जो शार्क टैंक में आते हैं, और उन्होंने वो पहले सीए थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। और चार्टर्ड अकाउंटेंट 3 साल काम करने के बाद उनको लगा कि वो उनका फील्ड नहीं है, या वो उसमें एक्टिव फील्ड नहीं कर रहे हैं, वो उसके लिए नहीं बने हैं। इसके बाद उन्होंने आईएएस यानी इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बिजनेस से उन्होंने एमबीए कर लिया। और एमबीए करने के बाद उन्होंने जेबीएल कंपनी में जॉब की। जेबीएल कंपनी में 2 साल वो इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन का काम देख रहे थे। और उनको जेबीएल कंपनी ने काम दिया जिसमें उनको इंडियन मार्केट को स्टडी करना था कि इंडिया में किस तरह का क्राउड है और किस तरह के वो हेडफोन्स वगैरह लेना पसंद करते हैं, क्या उनकी चॉइसेस रहती हैं, प्राइस क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, ये रिसर्च करने का काम अमन गुप्ता को दिया गया। एंड अमन गुप्ता ने जब वो स्टडी करी, एंड दैट्स वेयर जहां पे एक उनके दिमाग में ख्याल आया और किस तरह से बोट कंपनी की शुरुआत की उन्होंने, और वहीं से एक बोट कंपनी की उन्होंने शुरुआत की थी। अब यहाँ पे 2016 में जब उन्होंने स्टैब्लिश किया, इससे पहले सबसे पहले समझने की बात यह है कि आज हम भी कोई ब्रांड कैरी करते हैं, आज हम सब आपस में कोई ना कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो हमें ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर कोई भी बड़ी कंपनी जिसकी केस स्टडी हम समझते हैं, उसके साथ ही साथ हमको ये भी समझना है कि उसमें हम क्या सीख सकते हैं। जैसे 2016 में जब बोट कंपनी की शुरुआत हुई, उस समय मार्केट में लीडर थे जेबीएल कंपनी, सोनी, बॉश, जिनके हेडफोन जिन्होंने पूरे मार्केट को कैप्चर कर रखा था, और कोई चांसेस नहीं थे कि कोई और कंपनी आकर के लीड कर पाती। लेकिन जो स्टडी अमन गुप्ता ने किया, अमन गुप्ता ने क्या स्टडी किया, उन्होंने देखा कि जो जेबीएल कंपनी है, जो सोनी कंपनी है, जो इंटरनेशनल ब्रांड है, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो अल्ट्रा प्रीमियम प्रोडक्ट है। अल्ट्रा प्रीमियम मतलब कि जो हेडफोन्स वगैरह उनके आते हैं वो सब प्रीमियम क्वालिटी के आते हैं, प्रीमियम कॉस्ट के आते हैं। और उसी समय 2016 की बात करूं तो एप्पल ने एयरपॉड लॉन्च किए थे, मतलब वायरलेस हेडफोन पहली बार आए थे। एप्पल ने एयरपॉड लॉन्च किए और मार्केट में, और हम सभी जानते हैं कि एप्पल जब कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो मार्केट में तहलका मच जाता है। और जब एप्पल ने ये प्रोडक्ट लॉन्च किए तो लोगों में बड़ा एक्साइटमेंट आ गया कि यार वायर भी नहीं लगे होते हैं, बिल्कुल एयरपॉड है। अब ये प्रीमियम, अल्ट्रा प्रीमियम क्लास के लोग हैं। एप्पल 15,000 से ऊपर के उनके सारे हेडफोन्स आते हैं, 20,000, 25,000, 30,000 के उनके हेडफोन आते हैं। सोनी, जेबीएल को ले लोगे, उनके सारे प्रीमियम जो हेडफोन्स आते हैं वो अबव 5,000, 10,000 रुपीज के आते हैं। अब यहाँ पे अगर हम प्रोडक्ट को 4 कैटेगरी में बांटते हैं, एक कैटेगरी होगी अल्ट्रा प्रीमियम, एक कैटेगरी हो गई प्रीमियम, और एक कैटेगरी हो गई सब प्रीमियम, और एक कैटेगरी हो गई अफोर्डेबल। अब अल्ट्रा प्रीमियम में एप्पल जैसी कंपनीज आती हैं जिनके प्रोडक्ट रेंज बहुत ही हाई क्वालिटी और बहुत ही हाई प्राइस के होते हैं।
अब उनका कोई भी हेडफोन लोगे तो 25-30 हजार का आएगा, उनका कोई भी प्रोडक्ट आप लोगे तो बहुत महंगा आएगा, बट उनका एक अलग मार्केट सेगमेंट है और उनके अलग टारगेट कस्टमर्स हैं। तो वो अपने प्रीमियम सेक्टर में, जो अल्ट्रा प्रीमियम सेक्टर है, उसमें एप्पल जो है वो लीड करता है, वो प्रीमियम है। इसके बाद आते हैं प्रीमियम सेक्टर। जैसे कि अगर हम मोबाइल में भी बात करें तो एप्पल का जो है वो अल्ट्रा प्रीमियम में आता है, और प्रीमियम में जैसे कि अब एप्पल का फोन आता है 1,00,000-1,50,000 रुपए का, जो अल्ट्रा प्रीमियम कॉस्ट में आता है। अब कोई बोलेगा यार मैं 1,00,000-1,50,000 नहीं पे कर सकता, लेकिन मैं 50,000 पे कर सकता हूं। तो 50,000 में प्रीमियम क्वालिटी के फोन आते हैं, जैसे कि सैमसंग वगैरह हो गए, जिन्होंने अपने 50,000 के प्रोडक्ट लॉन्च किए। और इसके नीचे आते हैं प्रीमियम, मतलब कोई बोलेगा कि यार 50,000 भी बहुत ज्यादा हो गया, मुझे 15-20 हजार के फोन पसंद है, तो 15-20 हजार में काफी सारे फोन ये वीवो, रेडमी वगैरह ये सारे फोन आ जाते हैं। और कोई इसी से भी सस्ता अगर चाहिए तो जैसे वन प्लस ने मार्केट कैप्चर किया था बीच में, बहुत ही सस्ते स्मार्टफोन ला करके। तो ये जैसे इसमें सेगमेंट है, उसी तरह से हेडफोन में भी जो है वो कैटेगरीज हैं। तो अल्ट्रा प्रीमियम में आते हैं एप्पल, और प्रीमियम में आ जाती हैं जो बाकी सोनी, JBL, ये सारे प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट आते हैं, जिनके हेडफोन्स 10,000 की रेंज के आते हैं। और इसके बाद आती है प्रीमियम, सब प्रीमियम में जो जिनके हेडफोन 5,000 समथिंग के आते हैं, जैसे बॉश कंपनी, ये इनके प्रोडक्ट 5,000 समथिंग के आते हैं। जो इसके बाद आते हैं अफोर्डेबल। अब अफोर्डेबल में इंडिया में क्या होता कि अफोर्डेबल में मतलब इंडिया में लोगों को 400 रुपए में हेडफोन, ईयरफोन चाहिए, 400 रुपए, 500 रुपए, 800 रुपए में इनको हेडफोन चाहिए। तो इस मामले में इंडिया में चाइनीज प्रोडक्ट बहुत ज्यादा सेल होते थे। और पहले क्या होता था कि फोन में भी आपको ईयरफोन्स आते थे, बट इसके बाद क्या हो गया कि फोन कंपनीज ने अपना एक अलग सेगमेंट बनाने के लिए, हेडफोन का सेगमेंट पूरा अलग बनाने के लिए, मोबाइल सेगमेंट से उसको अलग करने के लिए मोबाइल्स में हेडफोन देना बंद कर दिया। और जब मोबाइल में ईयरफोन देना बंद कर दिया तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई कि यार हेडफोन देना बंद कर दिया, अब लोगों को अलग से खरीदना पड़ा। अब अलग से खरीदना पड़ा तो एप्पल का अलग अपना मार्केट चलता था, तो एप्पल के अपने प्रोडक्ट आते थे, तो लोग अलग से, अब एप्पल का कोई फोन खरीदता था तो वो एयरपॉड्स ऑब्वियसली एप्पल के ही बाय करता था, तो वो एक अलग से मार्केट बन गया। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया कि अनूप गुप्ता ने जब स्टडी की इंडियन मार्केट को, तो उन्होंने देखा कि जो लास्ट अफोर्डेबल सेक्शन है, जहां सबसे ज्यादा इंडिया में बाय होता है हेडफोन, अगर आज आप इंडिया में देखोगे तो 65% से ज्यादा यूथ है, और ज्यादा हेडफोन यूज करने वाले लोग भी यूथ हैं, जो ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, ज्यादा महंगे हेडफोन नहीं ले सकते, 10,000 15,000 के नहीं ले सकते। तो यहाँ पे क्या होता था कि चाइनीज प्रोडक्ट जो सेल हो रहे हैं, और चाइनीज प्रोडक्ट की सबसे बड़ी बात ये थी उनकी जो क्वालिटी है, मतलब अगर आप कोई गाना, अपना फेवरेट गाना भी अगर आप सुन रहे हो, तो शायद आपको उससे 2-4 बार सुनोगे तो आपको नफरत हो जाएगी उस गाने से, बिकॉज उनकी जो आवाज थी हेडफोन की, वो बहुत चुभने वाली थी और बहुत कानों को खराब करने वाली थी। तो वो जो क्वालिटी होती है वो नहीं थी, लेकिन वो प्रोडक्ट जो थे वो 400-500 की रेंज में मिलते थे। अब अनूप गुप्ता को लगा कि यार ये जो मार्केट है, अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट जिसको मैं कहूंगा, कि जहां पे चाइनीज प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, जिसमें कंपनी कोई नहीं देखता, क्यों 400-500 रुपए, 800 रुपए में कोई क्या ही कंपनी देख लेगा। तो वहां पे इस मार्केट को खत्म करने के लिए अनूप गुप्ता ने अपनी बोट कंपनी लॉन्च की, और उन्होंने अपने प्रोडक्ट विथ अच्छी गुड क्वालिटी, मतलब आप उनके हेडफोन से अगर गाने भी सुनोगे तो अच्छे लगेंगे, और उन्होंने 500, 800 से 1,000 रुपए की रेंज में उन्होंने अपने हेडफोन्स लॉन्च किए मार्केट में। अब यहाँ पे जब बोट कंपनी नहीं थी तो शुरू में इतना आसान नहीं हुआ उनको बेचने के लिए, बिकॉज ये प्योरली एक इंडियन कंपनी थी। अब उनको बेचने के लिए उनको सबसे पहले तो उन्होंने गैप आइडेंटिफाई किया कि कहाँ पे मार्केट में सेगमेंट है, बिकॉज वो सोनी से फाइट नहीं कर सकते थे, वो JBL से फाइट नहीं कर सकते थे, तो और वो डायरेक्ट प्रीमियम सेक्टर में अगर वो जाते तो शायद फेल हो जाते या कहीं दब के रह जाते। तो उन्होंने वो सेक्टर पकड़ा जो अनऑर्गेनाइज था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक चीज सीख सकते हैं, और वो है कि हमें गैप फाइंड आउट करना है आपके प्रोडक्ट को लेकर के, आपकी सर्विसेज को लेकर के हमें गैप फाइंड आउट करना है कि हम कौन से सेक्टर में, कौन से कैटेगरी में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। क्या हम अल्ट्रा प्रीमियम कैटेगरी में जा सकते हैं, क्या हम प्रीमियम कैटेगरी में जा सकते हैं, क्या हम अफोर्डेबल कैटेगरी में जा सकते हैं। तो बोट कंपनी जो है उन्होंने अफोर्डेबल कैटेगरी को चुना कि हम इस कैटेगरी के अंदर, इंडिया में 65% यूथ है जो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट यूज करते हैं, हेडफोन वगैरह यूज करते हैं, तो हम उनके लिए प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे और अफोर्डेबल कैटेगरी में लॉन्च करेंगे। बिकॉज 65% जो यूथ है, जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जिनके पास ज्यादा एक्सपेंडिचर करने के लिए पैसा नहीं रहता है, लेकिन उनको अच्छे गुड क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए और वो चाइनीज यूज नहीं करना चाहते, अब यहाँ पे उन्होंने वो प्रोडक्ट लॉन्च किया। तो यहाँ पे गैप आइडेंटिफाई कर लिया। इसके बाद उन्होंने देखा कि जो 65% यूथ है वो प्रोडक्ट यूज करता है हेडफोन, तो उनको स्टाइलिश प्रोडक्ट चाहिए, क्योंकि जो यूथ है वो कॉलेज में जाता है, बाइक चलाता है, स्टाइलिश उसको हेडफोन उसके, तो उन्होंने क्या किया,
कि अपनी क्वालिटी के साथ-साथ उसकी पैकेजिंग पे ध्यान दिया, उसके कलर्स पे ध्यान दिया और उसके अलग-अलग तरह के कलर, उसकी पैकेजिंग और इतने प्यारे उनके हेडफ़ोन्स बनाए उन्होंने अलग-अलग कलर्स में बनाए। उन्होंने अलग-अलग डिज़ाइन्स के उन्होंने आप देखोगे तो वो कितने एकदम सूदिंग डिज़ाइन के उनके प्रोडक्ट्स आते हैं जो यूथ और इसके बाद जब उन्होंने ये डिजाइन किया तो उन्होंने जो सेलिब्रिटी से इंडोर्स करवाया, जो मार्केटिंग की, वो उन्होंने कार्तिक आर्यन को लिया, उन्होंने कियारा एडवाणी को लिया, उन्होंने हार्दिक पांड्या को लिया और यहाँ तक कि लैक्मे जो फैशन वीक हुआ था, उसके अंदर जो मॉडल्स रैंप वॉक कर रही थी, उन सबको अलग-अलग कलर्स के उन्होंने हेडफोन्स गले में पहनाए थे। अगर किसी मॉडल ने येलो कलर की ड्रेस पहनी है, तो येलो कलर का हेडफोन। अगर किसी मॉडल ने ग्रीन कलर की ड्रेस पहनी है, तो ग्रीन कलर का हेडफोन और उनके हेडफोन सब ऐसे गले में लगा करके वो रैंप वॉक हुआ था और लैक्मे फैशन वीक का जो बॉट ने स्पॉन्सर किया था और उस कंपनी उस फैशन वीक की वजह से उन्होंने मार्केट में ये बताया कि जो बोट प्रोडक्ट है, बोट का जो हेडफोन है, वो फैशन प्रोडक्ट है। उन्होंने इसको इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट नहीं बना के बेचा, उन्होंने इसको फैशन प्रोडक्ट बना दिया। उन्होंने इसको बोला कि आप अपने ड्रेस के साथ मैच भी करा सकते हैं। उन्होंने नए जो राइजिंग स्टार्स हैं जैसे कि कियारा एडवाणी हो गए या हार्दिक पांड्या हो गए या कार्तिक आर्यन हो गए, इनको लेकर के उन्होंने ऐड करवाई और वो ऐड काफी चली। उन्होंने उसको लेकर के ताकि वो यूथ को अट्रैक्ट कर सके क्योंकि उनका जो टारगेट ऑडियंस है वो 65% यूथ को उनको टारगेट करना था और धीरे धीरे बॉट कंपनी ने 36% का मार्केट कैप्चर कर लिया। तो दूसरी चीज हम यहाँ पे सीख सकते हैं कि जब उन्होंने अपनी कैटेगरी डिफाइन कर ली, उन्होंने गैप आइडेंटिफाई कर लिया, तो दूसरी चीज जो इन्होंने आइडेंटिफाई की वो ये थी कि उन्होंने जो 65% यूथ है उसको अट्रैक्ट करने के लिए, उसकी मार्केटिंग के लिए सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर्स, उन्होंने राइजिंग स्टार्स को लिया और अलग अलग तरह के उसके डिजाइनिंग, उसके पैकेजिंग के ऊपर उन्होंने काम किया। तो ये दो चीजें हम यहाँ पे सीख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे अपने व्यूअर्स से पूछना चाहूंगा कि अगर आप मेरा सेशन सुन रहे हैं तो टाइप और आपको वैल्यूएबल लग रहा है तो टाइप वैल्यू इन द कमेंट बॉक्स, VALUE, टाइप वैल्यू इन द कमेंट बॉक्स। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करिए जो भी यहाँ पे हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू प्रतीक, थैंक यू भालचंद्र जी, थैंक यू सो मच और थैंक यू सो मच। काफी लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काफी लिंक्डइन से हैं, जो लोग लिंक्डइन से हैं मैं उनके सिर्फ कमेंट देख पाऊंगा, मैं उनको रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, आई एम रियली सॉरी। और थैंक यू भालचंद्र जी, थैंक यू सोनाली पगार, थैंक यू सो मच। तो आगे बढ़ते हैं हम बोट कंपनी के तीसरी स्ट्रेटेजी पे। तीसरी जो उन्होंने स्ट्रेटेजी फाइंड आउट की है दैट इज उन्होंने जो इसको फैशन ब्रांड बनाया, जैसे मैंने उनको बताया कि आपको लैक्मे फैशन वीक में उन्होंने लॉन्च किया, उसको फैशन प्रोडक्ट बना दिया। तो क्या आपको अपने प्रोडक्ट को भी सोचना है कि क्या आप कैटेगरी पकड़ करके जो आपका टारगेट ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस जिस चीज से सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होता है, क्या आप उससे अपने प्रोडक्ट को कनेक्ट कर सकते हैं क्या? जैसे बोट कंपनी का टारगेट ऑडियंस है 65% यूथ। अब यूथ अट्रैक्ट होता है फैशन से, स्टाइल से, तो फैशन और स्टाइल से इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट को कैसे कनेक्ट किया जाए, तो उन्होंने अलग अलग कलर्स, स्पोर्टी लुक दिया। मतलब अगर आप जिम जा रहे हैं तो जिम जाने के लिए जो हेडफोन है वो स्पोर्टी हेडफोन है, तो लोग 2-2 3-3 हेडफोन कैरी करने लगे, बाय करने लगे। इस तरीके से उन्होंने मार्केट किया बिकॉज इसको उन्होंने फैशन प्रोडक्ट बना दिया। तो जो आपका टारगेट ऑडियंस है और उनका जो टारगेट ऑडियंस जो सबसे ज्यादा पसंद करती है जिस फील्ड को, उसके जरिए क्या आप अपने प्रोडक्ट को कनेक्ट करवा सकते हैं क्या? डिजाइन और पैकेजिंग पे उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है। अगर आप देखेंगे तो काफी कुछ उन्होंने बदलाव किए, अलग तरह के उन्होंने डिजाइन किए और सबसे बेहतरीन बात यह है कि उन्होंने क्वालिटी पे भी ध्यान दिया। अगर आप बोट कंपनी के से गाने अगर सुनोगे तो आपके कान को वो सूट करेंगे, वो आपको इरिटेटिंग नहीं करेंगे। जैसे चाइनीज प्रोडक्ट में कई बार होता है ना, हम सुनते हैं 2-3 गाने सुनने के बाद हमें लगता है कि हमारे कानों में दर्द हो रहा है, लेकिन बोट कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं उसमें वो ऐसा नहीं हुआ और उन्होंने काफी अलग कलर के, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाऊं लाइक दिस, ये उनका ओनली 300 रुपीज का बोट का प्रोडक्ट है जो उन्होंने 300 अलग कलर, ये ग्रीन कलर का है। तो ऐसे काफी सारे इनोवेटिव उन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किए, उसकी पैकेजिंग, उसके कलर्स पे उन्होंने फोकस किया और उन्होंने लेडीज के लिए भी अलग से हेडफोन डिजाइन किए। आप खुद सोचिए, आपने ड्रेस में ये सुना होगा कि अलग लेडीज के लिए ड्रेस अलग होता है, जेंट्स के लिए अलग। आपने ज्यादा वॉच में देखा होगा कि लेडीज वॉच है, ये जेंट्स वॉच है, लेकिन हेडफोन के अंदर भी उन्होंने स्पेशल लेडीज के लिए हेडफोन लॉन्च किया था
और जिसकी डिजाइन उन्होंने काफी सुंदर, और उसके कलर्स में उन्होंने ग्रीन, पिंक ऐसे उन्होंने कलर रखे थे जो दिखने में काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने क्वालिटी के ऊपर काम किया कि जो उनकी आवाज की क्वालिटी थी उसके ऊपर उन्होंने फोकस किया और काफी सारा उस पे काम करके इंडियन मार्केट को उन्होंने कैप्चर किया। और आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो 36% से ज्यादा मार्केट उन्होंने कैप्चर कर लिया है। सोनी और JBL ये सारे कंपनी ने ना घुटने टेक दिए कि कैसे ये कंपनी 2016 के अंदर स्टार्ट हुई और 2016 से 2023 तक अंदर आते आते एवरी ईयर 61% की ग्रोथ के साथ आज 1500 करोड़ के टर्नओवर की कंपनी बन गई। और इतना जल्दी उन्होंने ग्रो किया है बिकॉज देखो, सोनी भी ग्रो हुई, JBL भी ग्रो हुआ, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद ये कंपनीज ग्रो हुई है। और जब कोई कंपनी आकर के 3, 4, 5 सालों में इतनी ज्यादा ग्रो हो जाती है कि 36% का मार्केट शेयर कर लेती है, तो बड़ी बड़ी कंपनीज के जो घुटने हैं वो जमीन पर आ जाते हैं कि किस तरह से उन्होंने वो कर लिया। लेकिन ये सारा कमाल ब्रांडिंग और स्ट्रेटेजी का रहता है, और ये सारा कमाल उनके प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने का रहता है। जिस तरह से उन्होंने एड बनाई कार्तिक आर्यन को लेकर के, तो उन्होंने कैसे कार्तिक आर्यन के साथ एड बनाई थी जिसमें कार्तिक आर्यन जिम जा रहे हैं और जिम जा रहे हैं, वो गाना सुन रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने यूथ को टारगेट करके, मतलब उनका जो टारगेट ऑडियंस ही था वो यूथ था। बिकॉज आप खुद देखिए कि जो 50 साल के 55 साल के वो ज्यादा हेडफोन लगा के कूल वे में नहीं घूमेंगे, हेडफोन लगा के घूमेंगे। 20 साल से 25, 30, 35 साल तक के लोग हेडफोन लगा करके ज्यादा गाने सुनेंगे, उनके सारे चॉइसेस रहते हैं। और इस चीज को टारगेट करते हुए उन्होंने इन्फ्लुएंसर को भी ऐसे ही लिया है। और सबसे बड़ी बात दूसरा, उन्होंने सोशल मीडिया ब्रांडिंग बहुत ही जबरदस्त तरीके से किया। उन्हीं की फोटोग्राफ्स को लेकर के उन्होंने सोशल मीडिया मार्केटिंग किया और सारा इतना 3-4 सालों में कर करके उन्होंने 36% मार्केट को शेयर कर लिया। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये थी कि वो कंसिस्टेंट रहे। ऐसा नहीं कि उन्होंने ब्रांडिंग की 5-6 महीने की और उसके बाद वो रुक गए। कई बार क्या होता है, एक इंसान एक ही चीजें बार बार दोहराता है ना, वो बोरिंग हो जाती है। या डेली ब्रांडिंग करना है, डेली करना है। जैसे अगर मैं लाइव आ रहा हूं तो एवरी सैटरडे लाइव आना है। अगर मैं बोर हो गया, अगर मुझे लगा कि यार ये क्या एवरी सैटरडे लाइव आना है, जिस दिन ऐसा लग गया उस दिन चीजें डाउन होना शुरू हो जाता है। एवरी टाइम यू हैव टू बी सेम एक्साइटेड, यू हैव टू फॉल इन लव विद बोर्डम। जब आपको बोरियत से प्रेम करने लग जाते हैं तो आपकी कंसिस्टेंसी बढ़ जाती है। और वही बोट कंपनी ने किया जब उन्होंने अपनी कंसिस्टेंसी रखी। जैसे वो ब्रांडिंग कर रहे थे, शुरुआत के 2-3 सालों में वो प्रॉफिट में बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन सडनली उनका जो ग्राफ था वो इस तरीके से बढ़ गया बिकॉज वो कंसिस्टेंट रहे। वो जब डाउन थे, जब उनकी सेल डाउन थी, जब उनका मार्केट कम था, आज एक दिन में 10,000 से ज्यादा प्रोडक्ट वो सेल कर लेते हैं बोट कंपनी के, जो किसी भी कंपनी के, हेडफोन कंपनी के नहीं होते। और अब वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम 5वीं चीज ये सीख सकते हैं कि वो डाइवर्सिफिकेशन भी काफी कर रहे हैं। अब वो सिर्फ हेडफोन में नहीं है, वो ब्लूटूथ स्पीकर्स में भी आ चुके हैं, वो स्मार्ट वॉच में भी आ चुके हैं। अब वो देख रहे हैं कि एक बंदा जो है कॉलेज का, वो क्या क्या कैरी करता है। वो स्मार्ट वॉच पहनना पसंद करता है, वो हेडफोन रखना पसंद करता है, वो ब्लूटूथ स्पीकर रखना पसंद करता है। तो ये सारे प्रोडक्ट रेंज में वो अब आ रहे हैं। और स्मार्ट वॉच में आने के बाद भी उन्होंने बहुत फटाफट स्मार्ट वॉच के मार्केट में भी उन्होंने कैप्चर कर लिया बिकॉज टारगेट ऑडियंस सेम था। हेडफोन में भी उनका टारगेट ऑडियंस यूथ था और स्मार्ट वॉचेस में भी उनका टारगेट ऑडियंस यूथ था। तो किस तरह से उन्होंने वो स्मार्ट वॉच के भी फील्ड में आ गए, अब अपने आप को वो डाइवर्सिफाई भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज सीखने लायक ये है कि जब हम अपने बिजनेस के अंदर होते हैं, किसी एक प्रोडक्ट के अंदर अगर महारत हासिल कर लेते हैं, और यही बात मैंने कुरकुरे की केस स्टडी में भी बताई थी कि किस तरह से उन्होंने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया था। अब यही बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि कोई भी ब्रांड जब एक सेगमेंट में सफल हो जाती है, एक प्रोडक्ट में सफल हो जाती है, इसके बाद वो दूसरा प्रोडक्ट ऐसा लॉन्च करे कि वो पहले वाले प्रोडक्ट के टारगेट कस्टमर को ही यूज करे। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने हेडफोन लॉन्च किया, टारगेट कस्टमर कौन था? यूथ थी, यूथ जनरेशन थी। 65% जो इंडिया में यूथ है वो उनका टारगेट ऑडियंस थी। इसके बाद उन्होंने स्मार्ट वॉचेस लॉन्च किए बोट ने, और वो भी सस्ते और क्वालिटी। जब स्मार्ट वॉचेस उन्होंने लॉन्च किए तो उसका भी टारगेट ऑडियंस वही 65 पीपल थे जो उनके हेडफोन के टारगेट थे। इसलिए मार्केट को कैप्चर करना आसान हो गया। कई बार लोग 2-3 बिजनेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें होता क्या है कि हर बिजनेस में उनका टारगेट ऑडियंस अलग होता है। तो जब दूसरे बिजनेस को भी जब वो शुरू करते हैं तो उन्हें ए फॉर एप्पल से शुरू करना पड़ता है, क्योंकि उसका टारगेट ऑडियंस अलग है, उसका प्रोडक्ट नेचर अलग है, उसका सेगमेंट ही पूरा अलग है। लेकिन यहाँ पे लोग गलती कर लेते हैं। आपको दूसरा प्रोडक्ट भी वैसा ही लॉन्च करना है जो उसके टारगेट ऑडियंस से मैच करता है, तो आप जल्दी फटाफट ग्रो करेंगे और 3-4 बिजनेसेस आपके हो जाएंगे अगर आपके टारगेट ऑडियंस सेम रहे। और यही छोटी छोटी मिस्टेक्स है जो कई बार हम अपनी ब्रांड में कर लेते हैं। कई बार हम ऐसे बिजनेस में चले जाते हैं जिसका हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं होता, या जो हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेस से कनेक्टेड नहीं होता। बस इसीलिए
इसीलिए कि 2-4 बिजनेस, कई लोग आजकल ट्रेंड चल रहा है कि लोग ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, तो 2-4 बिजनेसेस लोग कर रहे हैं। सिर्फ इसी वजह से अगर हम भी 2-4 बिजनेसेस करना शुरू कर दें तो वो वर्क नहीं करेगा। अगर आज की डेट में मैं कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर दूं जो मेरा टारगेट ऑडियंस बिजनेस ओनर, जो एसएमई ओनर्स है, वो अगर नहीं रहता है तो ऑब्वियसली मुझे वहां पे ए फॉर एप्पल से शुरू करना पड़ेगा, और जब वहां पे मेरा कंसंट्रेशन चला जाएगा तो यहाँ पे मैं कम पड़ जाऊंगा। लेकिन अगर मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करता हूं जो मेरे इस टारगेट ऑडियंस से मैच करता है तो डेफिनेटली ग्रोथ होना आसान हो जाता है। एंड दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि हम केस स्टडी से यही सीखने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम वो चीजें अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, अपनी ब्रांड को डेवलप करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो आपको केस स्टडी कैसी लग रही है आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं कि बोट कंपनी के बारे में, जो अगर आपने शायद सुना हो पहले या नहीं सुना हो, या कितना आपको अच्छा लग रहा है, तो आप अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज हम और यहाँ पे मैं बताने की कोशिश करूंगा कि बोट कंपनी 2016 में स्टार्ट हुई थी, और 2016 के बाद 2023 के बीच में 2 साल का लॉकडाउन का पीरियड रहा है। 2 साल जहां पे ज्यादा मार्केटिंग नहीं हो पाई है, 2 साल जहां पे ज्यादा सेल्स नहीं हो पाई है, उसके बावजूद भी एवरी ईयर एवरेज अगर निकालोगे तो 61% का ग्रोथ बोट कंपनी ने किया है। और यही सारी चीज एक बार अमन गुप्ता ने अपने शार्क टैंक में भी कहा था कि जो उनकी स्ट्रैटेजी है उसकी वजह से उनकी कंपनी, जो एग्जीक्यूशन उन्होंने किया है उसकी वजह से उनकी कंपनी जल्दी ग्रो हो पाई है। बिकॉज कई बार क्या होता है कि हम काम करते रहते, हम स्ट्रैटेजी नहीं बनाते। हम ये नहीं बनाते कि हमें कितना काम करना है, हम बस वो सुबह उठे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन कोई स्ट्रैटेजी बनी हुई नहीं है, कोई एक नियम, एक डायरेक्शन पे नहीं हम काम कर रहे। वो फेदर होता है ना, फेदर जिधर हवा की डायरेक्शन होती है उधर चला जाता है, जिधर हवा होगी उधर चला जाएगा। तो उसकी तरह हम काम करते रहते हैं, इसलिए हमारी ब्रांड कहीं पे भी एक डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाती। लेकिन अगर आप वो फिदर ना बनकर के अगर आप एरो बनते हैं, अगर आप एरो बनते हैं जो सीधा गोल पे हिट करता है, तो डेफिनेट मतलब आप अगर स्ट्रैटेजी बनाते हैं और स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करते हैं। कई सारे बिजनेस ओनर्स ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि उनका टारगेट कस्टमर ही क्या है, और क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट है वो बस मार्केट में सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, और कई बार ऐसी जगह वो टाइम वेस्ट कर लेते हैं जो उनका टारगेट कस्टमर है ही नहीं, जिसके सामने बैठ करके 2 घंटा उनको लगा करके उनका प्रोडक्ट बिकने वाला ही नहीं है। एंड दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि हम कहाँ पे अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं। बिकॉज इफ यू आर बिजनेस ओनर और अगर आप कहीं पे अपना प्रोडक्ट को लेकर के गए हैं तो मेक श्योर कि वो आपके टारगेट ऑडियंस हो, और आपके प्रोडक्ट से, आपकी सर्विसेज से सामने वाले का कुछ तो भी काम आसान हो रहा हो, उसके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो रही हो आपके प्रोडक्ट की वजह से, तो इट मींस वो आपकी टारगेट ऑडियंस है। अदरवाइज आप कहीं पे ऐसा अपनी जगह प्रोडक्ट सेल करने जाओगे जो आपके टारगेट ऑडियंस ही नहीं है, तो आपकी एनर्जी, आपका टाइम, सब कुछ जाया हो जाएगा, और अल्टीमेटली वो असर करता है आपके रेवेन्यू पे, आपकी ब्रांड वैल्यू के ऊपर। तो ये था बोट कंपनी का केस स्टडी। आप लोगों को कैसा लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर। थैंक यू सो मच सोनाली पगा फॉर शेयरिंग योर फीडबैक, बेस्ट, थैंक यू सो मच। तो ये था बोट कंपनी का जो एनालिसिस मैंने आपको किया है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और कंपनी की केस स्टडी करूं अपने सेशन में, तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके बताएं कि आप कौन सी कंपनी की केस स्टडी सुनना पसंद करेंगे। तो ये था बोट कंपनी का केस स्टडी। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि किस कंपनी की केस स्टडी आप मुझसे चाहते हैं। तो इसी के साथ आज के सेशन को मैं यहाँ पे फिनिश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अगले शनिवार रात 8 बजे हम फिर मिलेंगे। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि एक एज अ बिजनेस ओनर, अब बोट कंपनी ने जब ये बताया था कि जब उनकी कंपनी प्रोडक्ट सेल कर रही है तो उनकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, और कोई भी बिजनेस ओनर जब अपना प्रोडक्ट सेल करता है, मार्केट में लेके जाता है, तो उनकी प्रेजेंटेशन बहुत बेहतर होना बहुत जरूरी है। और इसी के लिए आपकी पब्लिक स्पीकिंग, आपका प्रेजेंटेशन किस तरह से बेहतर हो, तो कल यानी कि संडे सुबह 11 बजे हम एक फ्री सेशन लेकर के आए हैं जूम पर, जो आप रजिस्टर कर सकते हैं हमारी वेबसाइट manishjain.in। मैं अपने कमेंट बॉक्स में अभी आपको यहाँ पे लिंक शेयर करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, और आप वहां से जरूर रजिस्टर कीजिए। कल सुबह 11 बजे ये सेशन होने वाला है, पब्लिक स्पीकिंग का सेशन, जहां पे मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपका पब्लिक स्पीकिंग होना चाहिए, किस तरह से आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं अपने प्रोडक्ट का, किस तरह से आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से। यहाँ पे मैंने कमेंट बॉक्स में टाइप किया है, शायद दिख रहा होगा या कई लोगों को नहीं।
सत्कार के पेज के कमेंट बॉक्स में मैंने यहाँ पे लिंक भेजा है, या फिर manishjain.win साइट पे जाके कोर्सेज में जाकर के द अल्टीमेट सीक्रेट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग सेशन हम कल सुबह 11 बजे करने वाले हैं। वो एक फ्री वेबिनार है जहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, किस तरह से आप अपनी कंपनी की प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, कैसे आप स्टेज फियर को दूर कर सकते हैं, कैसे आप अपनी बात जो पब्लिक स्पीकिंग अपनी बात को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको कल के सेशन के अंदर बताने वाला हूं। और यहाँ पे एक पार्टिसिपेंट हैं, या उनका कमेंट हम यहाँ देखेंगे। आई एक्सपीरियंस द सेम व्हेन आई ट्राई टू स्टार्ट फूड लाइन बिजनेस विद एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, आई फेस मेनी चैलेंजेस। यस, डेफिनेटली जब आपने स्टार्ट किया तो उस समय आपको रियलाइज हुआ कि यहाँ पे जो टारगेट कस्टमर है वो आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस से अलग है, तो कई बार बहुत सारी डिफिकल्टी वहां पे फेस करनी पड़ती है और इवेंचुअली हम वहां पर थक जाते हैं। इवेंचुअली हमें ऐसा लगता है कि यार ये चीज वर्क नहीं कर रही, बिकॉज हम उसको टाइम नहीं दे पाते। जिसको हम टाइम देंगे वो चीज बड़ी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा हो जाता है कि अगर हमारा ऑलरेडी एक बिजनेस चल रहा है तो दूसरा जो अभी बेबी है जिसने अभी स्टार्ट किया है, हम उसको टाइम नहीं दे पाते, और अगर हमने उसको टाइम दे दिया जो हमारा एग्जिस्टिंग चल रहा है वो डिफिकल्टी में आ जाता है। तो इसीलिए जब भी दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च करो तो मेक श्योर कि आपका टारगेट कस्टमर पहले वाले प्रोडक्ट का या पहले वाली कंपनी का टारगेट कस्टमर और इसका टारगेट कस्टमर सेम है। अगर आपका कोई दूसरा प्रोडक्ट ऐसा होता जिसका टारगेट कस्टमर पहले वाली कंपनी का ही होता तो आपका सेल करना आसान हो जाता है। इनिशियली आप उन्हीं लोगों को मार्केट करते जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, तो वो बिकना आसान हो जाता वो। और जब स्टार्टिंग में बिक जाता तो लोगों के फीडबैक आ जाते तो वहां पे उसका जो रूटीन है वो एक चालू हो जाता। और ये चीज जो है वो हमें ये बिग ब्रांड की केस स्टडी से समझ में आता है, बिकॉज ये छोटी मोटी गलतियां हम अपनी ब्रांड में करते हैं हम सब। मैं भी कई बार हम इस तरह की गलती करते हैं जो कई बार हमें लगता है यार इतनी मेहनत करने के बाद भी हमें रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी स्ट्रैटेजी पुअर होती है, कहीं ना कहीं हमारा लैक ऑफ नॉलेज होता है जो हमें कहीं ना कहीं पीछे लेकर के जाता है। सो विद दैट मैं यहाँ पे कल जरूर ज्वाइन कीजिएगा हमारा पब्लिक स्पीकिंग का सेशन सुबह 11 बजे, और हमारी वेबसाइट manishjain.win पे जाकर के रजिस्टर कर सकते हैं और ज्वाइन कीजिए कल सुबह 11 बजे का सेशन। थैंक यू सो मच चिन्मय बॉरीवाल, गुड ब्रो, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे मैं अपनी केस स्टडीज को फिनिश करता हूँ। अगले शनिवार रात 8 बजे ठीक इसी समय हम मिलेंगे फिर से एक नई केस स्टडी या नए ब्रांडिंग के नए पैरामीटर्स के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।